नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्स के बारे में, खासकर उन 5 प्रकार की रिट्स के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी की जाती है। और हाँ, हम इम्पोर्टेंट केस लॉ पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए रिट का अर्थ समझते हैं। हम सभी को राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी और राइट टू लाइफ जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले समझा, इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक उनकी सुरक्षा और रक्षा न की जाए। सीधी बात है, जैसे ही हम कोई कीमती गहना खरीदते हैं, हम सबसे पहले उसकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की व्यवस्था की गई है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को 4 मुख्य आर्टिकल्स में समझाया गया है। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, आर्टिकल 359 जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के समय छोड़कर सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जिनके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए लीगल टॉपिक, न्यूज और करंट अफेयर्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, वह कोर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 32 उसी का एक हिस्सा है। इसका अर्थ है कि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। यह आर्टिकल 2 मुख्य बातें करता है। पहला, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वह आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट्स इशू करे। इसी कारण आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। आर्टिकल 226 के तहत भी हाई कोर्ट्स को वह शक्तियां दी गई है, लेकिन आर्टिकल 32 से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 दो मुख्य अंतर। आर्टिकल 32 का उपयोग केवल फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 226 का दायरा अधिक ब्रॉड है। यह किसी भी अदर पर्पस के लिए भी रिट इशू करने का अधिकार देता है, जैसा कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ। आर्टिकल 32 एक खुद फंडामेंटल राइट है क्योंकि यह पार्ट 3 में आता है, जबकि आर्टिकल 226 एक स्टैट्यूटरी रेमेडी है, ना कि फंडामेंटल राइट। यह भी ध्यान रहे, अगर आप हाई कोर्ट में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको यह जस्टिफिकेशन देना होगा कि आपने पहले हाई कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया। अब आते हैं मुख्य विषय पर, 5 प्रकार की रिट्स। ये भी लैटिन वर्ड से ली गई हैं और हर रिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। पहला, हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करना। इस रिट का अर्थ है किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन से मुक्त कराना। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार के गिरफ्तार कर लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग करके उसकी रिहाई की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण से सवाल कर सकता है कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अगर हिरासत अनरीजनेबल पाई जाती है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जा सकता है। इस रिट का उपयोग 4 परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता, जैसे जब हिरासत अदालत के आदेश से हो या जब व्यक्ति सैन्य हिरासत में हो। इस रिट से जुड़े महत्वपूर्ण केस में रुदल शाह बनाम बिहार सरकार। इस मामले में एक व्यक्ति को 14 साल तक अतिरिक्त हिरासत में रखा गया जबकि उसकी सजा पूरी हो चुकी थी,
कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया और तुरंत रिहा भी कराया, साथ ही अनुकरणीय मुआवजा भी दिलाया। दूसरा, मैंडमस, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल को उनकी पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए आदेश देना। यह रिट आप स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स और विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी उपयोग कर सकते हैं। इस रिट से जुड़े महत्वपूर्ण केस, लोटस होटल्स वर्सेस फाइनेंशियल कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस रिट में वित्तीय संस्थान ने वादा किया था कि निर्माण के लिए फंड जारी करेगा, पर बाद में मना कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने परमादेश जारी करके उन्हें सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया। सार्वजनिक कर्तव्य का होना अनिवार्य है। तीसरा, सरसरी प्रमाणित किया जाना। यह रिट उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अपने रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करो, हम उसका रिव्यू करेंगे। अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन निर्णय दिया हो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या असंवैधानिक हो, या प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो, तो उनके निर्णयों को रद्द यानी क्वॉश कर दिया जाता है। उनकी कोई कानूनी वैधता नहीं बचती। इस रिट से जुड़े महत्वपूर्ण केस हरि विष्णु कामत केस और टीची बसप्पा केस। चौथा, प्रोविशन यानी रोकना। यह रिट तब जारी की जा सकती है जब किसी अदालत या प्राधिकरण को कोई कार्य करने से रोका जाता है, जब तक कि वह फैसला घोषित नहीं करती। इसका सीधा सा तर्क है प्रतिषेध, रोकथाम यानी प्रिवेंशन, उत्प्रेषक इलाज, क्योर। अगर फैसला आने से पहले रोकना है तो प्रतिषेध, अगर फैसला आ चुका है और उसे हटाना है तो उत्प्रेषक। पांचवा, क्वा वारंटो, किस अधिकार से। इस रिट का उपयोग तब होता है जब किसी सार्वजनिक पद यानी पब्लिक ऑफिस को चुनौती दी जाती है कि उस व्यक्ति के पास वह पद संभालने का क्या अधिकार यानी अथॉरिटी है। अगर पता चलता है कि नियुक्ति अनुचित, इनवैलिड है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को पद से हटा सकती है। अधिकार परीक्षा को कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, चाहे उसका व्यक्तिगत हित हो या न हो। चलिए अब एक त्वरित सारांश करते हैं। अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो, किसी सार्वजनिक अधिकारी से पूछना आप किस अधिकार से इस पद पर है। प्रतिषेध, प्रोविशन, किसी अधीनस्थ न्यायालय को फैसला देने से पहले रोकना। उत्प्रेषण, सरसरी, अधीनस्थ न्यायालय के गलत फैसले को रद्द करना। परमादेश, मैंडमस, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का अधिकार देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने से बचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कानून से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।